हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए आज के पॉलिटी के लक्ष्मीकांत लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट। हम जितने भी फंडामेंटल राइट हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जो कि फंडामेंटल राइट के हैं। जैसे आर्टिकल 31A, ये क्या करता है? ये कुछ लॉज को सेव करता है। यानी कि ये 5 कैटेगरी के लॉज हैं जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही उनको आप इनवैलिडेट बोल सकते हैं कि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहे हैं या आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहे हैं। और वो जो लॉज हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं जिनको आप चैलेंज या इनवैलिडेट नहीं कर सकते। वो रिलेटेड है आपके एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से रिलेटेड। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहला है कि एक्विजिशन करते हैं कोई भी एस्टेट का एंड रिलेटेड राइट्स का इस किसी भी स्टेट के द्वारा, या मैनेजमेंट का टेक ओवर ले लिया जाता है प्रॉपर्टीज़ की स्टेट के द्वारा, या अमेलगमेशन कर दिया जाता है कॉरपोरेशंस का एक साथ, या एक्सटिंग्विशमेंट या मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है राइट्स का डायरेक्टर के, शेयर होल्डर्स का कॉरपोरेशन के, या एक्सटिंग्विशमेंट या मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है माइनिंग लीजेस का। तो आप इन चीज़ को आर्टिकल 14 और 19 का हवाला देकर इनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही इनको इनवैलिडेट करार दे सकते हैं। हालांकि जो आर्टिकल 31A है वो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुडिशल रिव्यू भी नहीं कर सकते हैं इन सारे मतलब लॉज का। तो जुडिशल रिव्यू तब तक रिजर्व है जब तक वो प्रेसिडेंट का कंसिडर, मतलब कोई भी एक स्टेट लॉ है वो अगर रिजर्व है प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए और या उसको रिसीव हो गया असाइंड, तो उस समय पे क्या रहता है कि वो जब कानून ही नहीं बना है तो फिर वो जुडिशल रिव्यू कैसे हो सकता है। तो बस उस चीज़ को छोड़ के, मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए है तो उसके अलावा आप उसका जुडिशियल रिव्यू करा सकते हैं। और ये जो आर्टिकल है वो प्रोवाइड करता है कि जो ये पेमेंट है कंपेंसेशन का मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए जिस टाइम पे स्टेट जो वो एक्वायर करेगा किसी भी पर्सन की एक लैंड को अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन एंड द लैंड विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट। ओके, फिर आता है आर्टिकल 31B, जिसको आप जानते हैं वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। ये आर्टिकल 31B सेव करता है, जो मतलब जस्ट लाइक इसके अंदर क्या होता था कि कुछ एक्ट और रेगुलेशन अगर कोई भी इंक्लूड कर दिया जाता है 9th शेड्यूल में, तो उसको ये क्या करते हैं कि आप उसको फंडामेंटल राइट्स का हवाला देकर उनको चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी कानून को 9th शेड्यूल के अंदर अगर आप डाल देते थे तो आपका उसका जुडिशियल रिव्यू वगैरह या उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन जो स्कोप आर्टिकल 31B का वो वाइडर है आर्टिकल 31A से। देखो, आर्टिकल 31A में भी सेम कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, 31B में भी आप ऐसे ही बोलेंगे, बट 31B का स्कोप ज़्यादा है क्योंकि आर्टिकल 31B इम्यूनाइज कर देता है किसी भी लॉ को। अगर उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया तो आप किसी भी फंडामेंटल राइट के ग्राउंड पर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, मतलब उसमें तो आपकी 5 कैटेगरीज हैं, ठीक है, आर्टिकल 31A में तो। लेकिन इसमें ये कि आप नहीं कर सकते हैं उसको। लेकिन अब क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंट जजमेंट आता है जिसको IR कोहिलो केस बोला जाता है 2007 में। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या बोलता है कि किसी भी चीज, मतलब ये जो एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी थी जुडिशियल रिव्यू से कि कोई भी अगर कानून 9 शेड्यूल के अंदर में आ जाता था तो वो इस चीज़ को हटा देता है एक तरीके से, क्योंकि ये बोलता है कोर्ट कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और आप इस बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं कर सकते हैं किसी भी कानून को 9th शेड्यूल के अंदर में डालकर। ठीक, तो ये जो 9th शेड्यूल है इसके बाद क्या बोला गया कि अगर, मतलब जब ये IR कोहिलो केस आया 2007 में, कि अगर कोई भी कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद आया है 9 शेड्यूल में तो वो ओपन है चैलेंज करने के लिए कोर्ट के अंदर में, इफ़ अगर वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को जो कि गारंटी है आर्टिकल 14, 15, 19, 21, और यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर का भी हनन करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के। और 24 अप्रैल 1973 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फर्स्ट प्रोनाउंस कर दिया था कि जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जो सारी चीज़ें आपको पता है वो केशवानंद भारती केस में ही आ चुकी थी। ठीक तो केशवानंद भारती केस में सीधा बोल देता कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को कभी हनन नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। तो इसलिए आज अगर आप कोई भी एक्ट डाल देते हैं 9 शेड्यूल के अंदर में तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है आसानी से। क्यों? कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू है वो होगा। ओरिजिनली 1951 में जो 9 शेड्यूल था उसके अंदर में 13 एक्ट थे, और 13 एक्ट, ओनली 13 एक्ट एंड रेगुलेशन, लेकिन एट प्रेजेंट 282 2016 की अगर बात करी जाए तो। ठीक, लेकिन अब तो उनका जुडिशियल रिव्यू वगैरह हो सकता है। सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि जो आर्टिकल 31C है उसको इंसर्ट करा गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 का,
इस्तेमाल करके ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी मतलब जस्ट लाइक आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी के थ्रू किसी भी मतलब सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यानी कि ये जो डीपीएसपी उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है तो उसको आप दो ग्राउंड मतलब फंडामेंटल राइट का हवाला देके नहीं चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 14 और 19 का हवाला देकर, क्योंकि 39 बी और 39 से क्या बोलता है कि आप जो वीकर सेक्शन है जस्ट लाइक जैसे इस वुमेन या चिल्ड्रन के लिए आप कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं तो उसको ये इम्प्लीमेंटिंग पावर देता है। तो आर्टिकल 31 सी जो है तो अब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते आर्टिकल 14 और 19 का इस्तेमाल करके, या उस पर नल एंड वॉइड करार नहीं दिया जा सकता उन कानून को। तो ये फर्स्ट प्रोविज़न था इसका 31 सी का ए पार्ट जो, और कोई भी जो लॉ कंटेन करता है डिक्लेरेशन तो उसको मतलब एज सच कोर्ट के अंदर में क्या नहीं करा जा सकता, चैलेंज नहीं करा जा सकता। अब क्या होता है कि जब केशवानंद भारती केस आ जाता है तो उसमें जो सेकंड प्रोविज़न है कि ये चैलेंजिंग वाला, तो ये थोड़ा-सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड करार दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू तो एक बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर को आप कैसे छीन सकते हैं? तो यानी कि जो फर्स्ट वाला प्रोविज़न है 31 सी का ये वाला कि हाँ, ठीक है कि अगर कोई भी कानून आया है स्पेशली मतलब जस्ट लाइक जैसे चिल्ड्रन या वुमेन वगैरह से रिलेटेड तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं 14 और 19 का हवाला देके। लेकिन ये जो है इसको इनवैलिडेट करार कर दिया जाता है, ये जो सी बी वाला है। क्यों? क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो तो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप इसको कैसे ले सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट मतलब इसको इनवैलिड करार कर देता है। वो तो केशवानंद भारती केस से ही हो जाता है। तो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 वो एक्सटेंड करता है स्कोप, ये जो अब फर्स्ट प्रोविजन है 31 सी का, उसके अंदर में विद इन प्रोटेक्शन एनी लॉ, मतलब कोई भी अगर आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल जो कि स्पेसिफाइड है हमारे पार्ट 4 में, जो कि आर्टिकल 39 बी और सी के अलावा भी मतलब जस्ट लाइक उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। बट हाँ, जो जुडिशियल रिव्यू वाली चीज़ थी कि नहीं कर सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दी गई थी, क्योंकि वो तो एक उसका बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। अब देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या करा जाता है फंडामेंटल राइट का। जो एक क्रिटिसिज्म है वो क्या आता है, देखो इनको बोला जाता है एक्सेसिव लिमिटेशन है। एक्सेसिव लिमिटेशन है कि ये जो दे आर सब्जेक्ट टू इनमरेबल एक्सेप्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शन है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सप्लेशंस है। क्रिटिक्स जो है इसको ऐसा बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ग्रांट करता है फंडामेंटल राइट एक तरफ और दूसरी तरफ ये उन चीज़ों को ले भी लेता है। जो जसपात रॉय कपूर थे went to the extent of saying that the chapter dealing with the fundamental right should be renamed as limitation on fundamental right, कि इसको ऐसे बोलना चाहिए कि ये जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है ये लिमिटेशन है फंडामेंटल राइट पे, और फंडामेंटल राइट एंड लिमिटेशन देयर ओन, यानी कि वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर पे। सेकंड है कि नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, ये जो लिस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, इसके अंदर में कोई भी एक सोशल एंड पॉलिटिकल राइट नहीं है जो कि सोशल सिक्योरिटी रख सके। राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट, ये सारी चीज़ें, और ये जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं सिटीजन्स को एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के। और ये हवाला देते हैं सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि यूएसएसआर और चाइना का है, वो इस तरीके के राइट देते हैं। कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि ये जो स्टेट करते हैं वेग एंड इनडेफिनिट एंड एम्बिगियस मैनर में जो काफ़ी सारे जो फ्रेसेस एंड वर्ड्स जो कि यूज़ करे गए हैं चैप्टर में, जस्ट लाइक जैसे पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज़, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। और जो लैंग्वेज जो कि यूज़ करी गई है इनको डिस्क्राइब करने के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंसन है। एक कॉमन मैन मतलब कॉमन मैन को नहीं समझ पाएगी ये जो चीज़ें। ये बोला जाता है कि ये लोअर्स का ही है, एक तरीके से लोअर्स के द्वारा बनाया गया, तो लोअर्स इसको समझ रहे हैं एक तरीके से। जो सर आइवर जेनिंग्स तो वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एक पैराडाइज फॉर लॉयर्स। नो परमानेंसी, यानी कि कोई भी सैंक्रोसेंट और इम्यूटेबल एज अ पार्लियामेंट कैन कर्टेल और एबोलिश देम, एज फॉर एग्जांपल एबोलिशन ऑफ, मतलब कुल मिला के इन सारी चीज़ों को एबोलिश भी कर दिया जा सकता है। मतलब कोई परमानेंसी तो है नहीं, जैसा फंडामेंटल राइट का कर दिया प्रॉपर जो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था 1978 में। और फिर ये एक टूल बन जाता है पॉलिटिशियंस के हाथ में जिसमें मेजोरिटी सपोर्ट होगी पार्लियामेंट में, वो चीज़ें चलती मतलब नहीं चलेंगी, जिसको वो चाहेंगे वो चलेगी, ठीक। तो जुडिशली बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आए तो ये ओनली लिमिटेशंस है अथॉरिटी पे पार्लियामेंट की, जो कि अब जो कि कर्टेल और एबोलिश कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, ठीक। मतलब ये इन्होंने अपना अलग से बना लिया जुडिशरी ने, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू कर्टेल और एबोलिश द फंडामेंटल राइट। सस्पेंशन है इमरजेंसी के समय पे वही कि जो सस्पेंशन हो जाता है मतलब राइट्स का और इनके एनफोर्समेंट का, जो हमारे फंडामेंटल राइट है जिस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगती है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, ओके। ये जो प्रोविज़न है कट करता है जो रूट्स एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम की कंट्री में मतलब इतने लाखों लोगों का
ओके, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स जो फंडामेंटल राइट है वो शुड बी इंजॉयबल, हमारे हर एक सिचुएशन में इंजॉयबल होने चाहिए, इमरजेंसी हो चाहे ना हो इमरजेंसी। एक्सपेंसिव रेमेडी है, यानी कि जो जुडिशरी है वो रेस्पॉन्सिबल है डिफेंड करने को और प्रोटेक्ट करने को हमारे राइट्स को, लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और हिंडर करता है कॉमन मैन को कि वो अपने राइट को एनफोर्स कराए कोर्ट वगैरह से। ठीक है, और तो क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये रिच सेक्शन के लिए ही है इंडियन सोसाइटी के। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो यानी कि क्रिटिक्स असर्ट करते हैं कि जो प्रोविज़न है प्रिवेंटिव डिटेंशन का आर्टिकल 22 में, तो वो जो एक स्पिरिट एंड जो सब्सटेंस है चैप्टर की फंडामेंटल राइट के उसको ही ले लेता है। ये कन्फर्म करता है कि कोई भी जो आर्बिट्रेरी पावर है स्टेट पे या मतलब वो नेगोशिएट करते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी को, और ये जस्टिफाई करते हैं कि जो इट जस्टिफाइड दैट जो क्रिटिसिज्म है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो डील करता है मोर विद राइट्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द इंडिविजुअल देन विद द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ज़्यादा डील करता है राइट्स जो कि स्टेट के हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, ना कि राइट्स जो हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट द स्टेट। यानी कि स्टेट के राइट ज़्यादा हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, ना कि इंडिविजुअल के राइट्स ज़्यादा हैं स्टेट के अगेंस्ट में, तो ये ऐसा बोलते हैं। और कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड में उसने कोई भी प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसा एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि भारत के अंदर में कोई भी कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है। कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट का वो प्रोडक्ट है एक फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल का जो सर आइवर जेनिंग्स है वो एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यू को, एंड वो बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोक्लेम करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो बेस्ड है कंसिस्टेंट फिलोसफी पे। और जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं ये जो है ये क्रिएट कर देता है डिफ़िकल्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड हाई कोर्ट के लिए इंटरप्रिटेट करना किसको, फंडामेंटल राइट्स को। सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट का, एक तो कि ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेडरॉक डेमोक्रेटिक सिस्टम का हमारे कंट्री में, ये प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी कंडीशंस मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन करते हैं मैन का, ये सर्व करते हैं एज अ फॉर्मिडेबल बुलवार्क इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए, ये फैसिलिटेट करते हैं इस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ लॉ कंट्री के अंदर में, प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट माइनॉरिटीज़ के एंड वीकर सेक्शन के हमारी सोसाइटी के, स्ट्रेंथन करते हैं सेक्युलर एंड फैब्रिक इंडियन स्टेट, ये चेक करते हैं एब्सोल्यूटनेस अथॉरिटी की गवर्नमेंट की, और ये ले डाउन करते हैं जो फाउंडेशन स्टोन होता है सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस के, इंश्योर करते हैं डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट इंडिविजुअल्स की, ये फैसिलिटेट करते हैं पार्टिसिपेशन पीपल का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। ओके, कुछ राइट्स जो कि हमें पार्ट 3 के अलावा भी मिले हुए हैं, मैं यानी कि जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट तो हमारे पार्ट 3 में ही है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 265 जो कि पार्ट 12 के अंदर में नो टैक्स सेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि बिना किसी एक अथॉरिटी के यानी कि जो कानून के अनुसार आप मतलब बिना किसी कानूनी अथॉरिटी के आपसे कोई भी टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, नहीं लगा सकता। आर्टिकल 300A जो कि पार्ट 12 में है कि कोई भी पर्सन को डिप्राइव नहीं करा जा सकता उसकी प्रॉपर्टी से, ठीक है, वो सेव है उसकी प्रॉपर्टी बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और आर्टिकल 301 जो कि पार्ट 13 में है कि जो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो फ्री रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाने दे रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाने देंगे तुमको यहाँ से, ये सारी चीज़ें। ठीक, हालांकि ये जो ऊपर वाले जो जितने भी राइट्स हैं वो इक्वली जस्टिसिएबल हैं और ये डिफरेंट है थोड़ा फंडामेंटल राइट्स, ऑब्वियसली बात है। फंडामेंटल राइट में तो आप सीधा सीधा इन्फोर्स कराने के लिए आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर आपके ये सारे राइट्स वायलेट होते हैं तो आप आर्टिकल 226 का यूज़ करके कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट जा सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा इसमें जो एरिया है वो वाइड मतलब हाई कोर्ट का वाइडर एरिया है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट जो वो इसमें लीगल राइट्स को भी एनफोर्समेंट करा सकता है। और बाकी तो ये हमने पढ़ ही लिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं हमने। नेक्स्ट आपका आएगा डीपीएसपी। आई थिंक सोच रहे हैं कि डीपीएसपी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चलो इसी में स्टार्ट कर देते हैं, डीपीएसपी को भी क्या दिक्कत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
जो डीपीएसपी हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में। जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इस आइडिया को बोरो करा था इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से 1937 में, और जो कि विच हैड इट मतलब, और उन्होंने कहाँ से कॉपी करा था, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये डीपीएसपी एक फंडामेंटल राइट से अलग है, यानी कि ये एक ऐसे मतलब प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट को कोई भी कानून बनाने से पहले अपने ध्यान में रखे जाने चाहिए, क्योंकि ये लोगों के मतलब वेलफेयर के लिए ही है बेसिकली, ठीक। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, जो प्रिंसिपल हैं ये एक नोबल फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं फंडामेंटल राइट के साथ कंटेन करते हैं एक फिलोसफी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोल है हमारे मतलब फिलोसफी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, एंड इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेवन ऑस्टिन जो कि डिस्क्राइब करते हैं डायरेक्ट डीपीएसपी को कि एंड फंडामेंटल राइट को, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। फीचर्स क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, ये जो फ्रेज है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि जो ये स्टेट है उसको अपने दिमाग में रखना है जिस टाइम पे वो कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी इस कानून को इनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है, रिकमेंडेशन है स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। और आर्टिकल 36 जो है वो जो टर्म है स्टेट पार्ट 4 में, उसका मीनिंग क्या है पार्ट 3 में, जो कि डील करता है फंडामेंटल राइट से। मतलब जस्ट लाइक जैसे आपने देखा होगा ना, जो इस आर्टिकल 36 में स्टेट है पार्ट 4 के अंदर में, उसका एग्जैक्टली सेम मीनिंग वही है जो हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था। स्टेट का मीनिंग आर्टिकल कौन से में बताओ जल्दी से, 12 या 13 में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कौन सा आर्टिकल था जिसके अंदर में मैंने बताया था स्टेट क्या होता है। और इसीलिए ये इंक्लूड मतलब देयर फॉर इट इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जितनी भी लोकल अथॉरिटी है और जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं कंट्री के। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो रिसेंबल करते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एनिमरेटेड है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी उस समय पे थी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में देखा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि इशू करे गए हैं गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स के द्वारा, जो कि टू द गवर्नर्स कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उस समय पे, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का काम करते थे गवर्नर जनरल को और जितने भी ये गवर्नर्स होते थे, ठीक है। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इनका अनदर नेम क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक। एंड द ओनली डिफरेंस इनमें क्या है कि डेट दे आर इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। इनका एम क्या है, ये रियलाइज करना ये जो हाई आइडियल्स हैं जस्ट लाइक जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जैसा कि हमारे प्रीएम्बल में भी आउटलाइन है। और जो कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट का, नोट दैट ऑफ पुलिस स्टेट, जो कि एग्जिस्ट करता था कॉलोनियल इरा के टाइम पे। और इन ब्रीफ ये मतलब बताते हैं कि इस्टेब्लिश करना में इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर में, और जिसकी वजह से ये नोट मतलब ऑब्वियसली बात है लीगली एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा अगर इनका कोई वायलेशन भी हो जाता है। लेकिन ये जो हालांकि जो गवर्नमेंट है तो सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, इसी वजह से उनके ऊपर ये वो नहीं है एक मतलब कंपल्सन कि आपको इम्प्लीमेंट ही करने हैं। और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 37 वो अपने आप में ही बोलता है कि ये जो प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल है गवर्नांस में ऑफ द कंट्री। एंड ये ड्यूटी है स्टेट की कि जिस टाइम पे वो कोई भी कानून बनाए तो इन सब का ध्यान रखें एक तरीके से, ठीक। हालांकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसिएबल नेचर में, ये हेल्प करते हैं कोर्ट के एग्जामाइन करने में एंड डिटरमाइन करने में कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी किसी भी कानून की। जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करा उसने कई बार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी भी एक कानून की डिसाइड करने में, इफ़ अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो वो उसको मतलब जस्ट लाइक कि कोई भी एक कानून इस तरीके से है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उसको इफेक्ट देना है, तो वो इस तरीके से उनको कंसिडर भी कर लेता है, ठीक। और वो आर्टिकल 14 भी साथ में कंसिडर करता है, ऑब्वियसली बात है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट हालांकि एनफोर्सेबल तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कई बार डिफाइन करने के लिए इनका सहारा तो ले ही सकते हैं ना, तो उस तरीके से। क्लासिफिकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। जस्ट लाइक एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक होते हैं हमारे गांधीयन, या तीसरे होते हैं कौन से लिबर्टी वाले, ठीक। तो सोशलिस्ट
सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में क्या है कि ये जो प्रिंसिपल है वो रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियोलॉजी सोशलिज्म की। ओके। और जो फ्रेमवर्क है एक डेमोक्रेटिक स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट का, जिसका एम है प्रोवाइड करना सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एक ऐसा रास्ता सेट करना एक वेलफेयर स्टेट के लिए। ये डायरेक्ट करते हैं स्टेट को, जस्ट लाइक जैसे आर्टिकल्स कुछ हैं जो कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को दर्शाते हैं। आर्टिकल 38, ठीक, आर्टिकल 38 क्या करता है, ये प्रमोट करता है वेलफेयर पीपल का, सिक्योर करके सोशल ऑर्डर, जो कि मतलब जस्टिस मतलब एक तरीके से एक सोशल एक प्रमोट करता है वेलफेयर लोगों के लिए, एक सोशल ऑर्डर जो कि परमिटेड बाय जस्टिस जस्ट लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटीज़ को, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ में। ये आर्टिकल 38 है। आर्टिकल 39 क्या करता है, बेसिकली ये बताता है कि ये सिक्योर करता है राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि सारे सिटीजन्स के लिए एक तरीके से एडुकेट एक मतलब मीन्स ऑफ लिवलीहुड रहे, यानी कि रहने का जो मतलब रहने सहने के लिए उनके लिए अच्छे से चीज़ें रहें। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज का कम्युनिटी के अंदर में, और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए मैन एंड वुमेन को, प्रिजर्वेशन हो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का वर्कर्स का एंड चिल्ड्रन का अगेंस्ट फोर्सिवली अब्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़ हो हेल्थ डेवलपमेंट के रिगार्डिंग चिल्ड्रन का। 39 ये बोलता है कि प्रमोट मतलब प्रमोट करने के रिगार्डिंग की इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक, यानी कि इक्वल जस्टिस मिले सबको, और इफ़ अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराया जाए, जस्ट लाइक जैसे वकील वगैरह ये सब कोर्ट के अंदर में। आर्टिकल 41 क्या बोलता है कि ये सिक्योर करता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इफ इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ठीक। आर्टिकल 42 ये प्रोविजन बनाता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ के लिए। आर्टिकल 43 ये सिक्योर करता है लिविंग वेज, एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ के लिए, यानी कि ठीक ठाक एक मजदूरी मिल जाए, एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ हों सारे वर्कर्स के लिए। स्टेप लेता है सिक्योर करने के लिए रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर मैनेजमेंट में रिलेटेड इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43A। आर्टिकल 47 ये रेस करता है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का, और इम्प्रूव करता है ये पब्लिक हेल्थ को। फिर आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, यानी कि ये जो प्रिंसिपल हैं ये गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्राम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन जो कि इनन्सिएटेड करे जाते हैं गांधी जी के द्वारा नेशनल मूवमेंट के समय पे, और गांधी जी के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कुछ आइडियाज़ जो कि इनकलकेट है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जस्ट लाइक जैसे आर्टिकल 40 क्या है कि ऑर्गेनाइज करते हैं विलेज पंचायत, और उनको एक नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी देते हैं जिससे कि वो फंक्शन कर सकें एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 43 क्या है, बेसिकली प्रमोट करते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस पर रूरल एरियाज़ में। आर्टिकल 43B यानी कि प्रमोट करते हैं वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। आर्टिकल 46 ये प्रमोट करते हैं एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट वो सॉरी SC एंड ST का एंड अदर वीकर सेक्शन का सोसाइटी का, एंड ये प्रोटेक्ट करते हैं इनको सोशल जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से, सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करते हैं एक्सप्लॉयटेशन से। आर्टिकल 46 जो है ऐसा बोलता है। आर्टिकल 47 ये प्रोहिबिट करता है कंजम्पशन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स की एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स की जो कि इंजीरियस है हमारी हेल्थ के लिए। आर्टिकल 48 जो है ये प्रोवाइड करता है स्लोटर ऑफ काव्स एंड अदर जितने भी मिल्च एंड ट्रॉट कैटल हैं, एंड इम्प्रूव करता है उनके ब्रीड्स को। फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन कौन से ये जो प्रिंसिपल हैं इंक्लूड करे जाते हैं इस कैटेगरी में, रिप्रेजेंट करते हैं आइडियोलॉजी लिबरलिज्म की। आर्टिकल 44 क्या है, ये सिक्योर करता है सारे सिटीजन के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए जो कानून है बराबर हो, ऐसा नहीं कि किसी का अलग चल रहा है, जैसे सबके पर्सनल लॉज अलग होते हैं। हालांकि उत्तराखंड अभी एक पहले स्टेट ऐसा बन गया जिसने UCC को इम्प्लीमेंट करा। आर्टिकल 45 जो कि प्रोवाइड करता है अर्ली लाइवलीहुड केयर एंड एजुकेशन सारे चिल्ड्रन के लिए जब तक कि वो कंप्लीट ना करें एज अपनी 6 साल तक की। आर्टिकल 48 ये ऑर्गेनाइज करते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे। आर्टिकल 48A जो कि ये प्रोटेक्ट करता है एंड इम्प्रूव करता है एनवायरनमेंट को एंड सेफगार्ड करता है फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को। आर्टिकल 49
जो कि प्रोटेक्ट करता है मोन्यूमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट के, जो कि डिक्लेयर्ड होते हैं टू बी एन, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, मतलब उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, जितने भी मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बेसिकली, जो कि ये जो मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। आर्टिकल 50 ये सेपरेट करता है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, पब्लिक सर्विसेज में स्टेट की। और आर्टिकल 51 कि ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन करता है जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन नेशंस के बीच में, फोस्टर करता है रेस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंड एनकरेज करता है सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन के थ्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि इसमें एड ऑन हुए हैं वो देख लेंगे। ठीक, न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल जस्ट लाइक जो 42nd अमेंडमेंट 1976 का, जिसने कि ऐड करे 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओरिजिनल लिस्ट में, जैसे कि आर्टिकल 39 जो कि सिक्योर करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39A आया, इसमें प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड टू द पुअर। 43A आया, जस्ट लाइक जैसे ये एक स्टेप है जो कि सिक्योर करता है पार्टिसिपेशन वर्कर्स का मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। 48A ये प्रोटेक्ट करता है एंड इम्प्रूव करता है एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड करता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये ऐड करता है वन मोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि रिक्वायर करता है स्टेट को कि वो मिनिमाइज करें इनक्वालिटीज़, इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ में। आर्टिकल 38 है ये। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ये कि क्या करता है, ये चेंज करता है सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 का, एंड बनाता है एंड जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके एक फंडामेंटल राइट बना देता है आर्टिकल 21A में। और ये अमेंड करता है डायरेक्टिव्स जो कि रिक्वायर होते हैं स्टेट को प्रोवाइड करने के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल अंटिल, जब तक कोई वो 6 साल की एज न प्रोवाइड करे। और 97th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में आया था, ऐड करता है एक न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि रिलेट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इसका यह है कि ये रिक्वायर करता है स्टेट को प्रमोट करे वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, आर्टिकल 43B के अंदर में। ठीक, सैंक्शन क्या है, सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि सर BN राव जो हैं वो बेसिकली बताते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिकमेंड करते हैं ये जो राइट्स इंडिविजुअल के उनको डिवाइड करा जाना चाहिए 2 कैटेगरीज में, जस्टिसिएबल एंड नॉन जस्टिसिएबल, जो कि एक्सेप्ट कर लिए गए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। कॉन्सिक्वेंटली ये जो फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है इन नेचर और इनकॉर्पोरेट है पार्ट 3 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर में, जो कि पार्ट 4 के अंदर में है। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है नॉन जस्टिसिएबल है और जो आर्टिकल 37 है वो इस चीज़ को क्लियर करता है कि ये जो प्रिंसिपल है वो फंडामेंटल है गवर्नेंस में हमारी कंट्री के, और ये हमारे स्टेट की ड्यूटी है कि वो अप्लाई करें इन सारे प्रिंसिपल को जिस टाइम पे लॉज बना रही हो, और ये एक इम्पोज करें मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट और अथॉरिटीज़ पे उनकी एप्लीकेशन के लिए। लेकिन जो रियल फोर्स है इन सबके पीछे वो है पॉलिटिकल, डेट इज़ पब्लिक ओपिनियन। और जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा बोला गया कि कोई भी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल नहीं है, नो मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कुल मिला के इग्नोर नहीं करना है इनको। सिमिलरली डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि जो गवर्नमेंट है वो विच रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाइल शेपिंग इट्स पॉलिसी, इफ एनी गवर्नमेंट इग्नोर दम इट विल सर्टेनली हैव टू आंसर फॉर डेट बिफोर द इलेक्टोरेट एट द इलेक्शन टाइम। यानी कि अगर कोई भी सरकार इन सबको इग्नोर कर देती है कोई भी कानून बनाने से पहले, तो उनको वो सबका एक्सप्लेनेशन देना होगा इलेक्शन के समय से पहले, ठीक है, पब्लिक को एक तरीके से। और जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो जो उन्होंने बनाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नॉन जस्टिसिएबल एंड नॉन एनफोर्सेबल, बिकॉज कंट्री जो था उसके पास इतना सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं था कि वो इन सबको इम्प्लीमेंट कर सके। सेकंड, ये जो प्रेजेंस है वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस की कंट्री में, ये मतलब इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती इनको इम्प्लीमेंटेशन करने में। ठीक, और जो ये न्यूली बोर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट हैं थे इनमें काफ़ी सारे प्री ऑक्यूपेशन थे जो कि क्रश भी हो सकते थे क्योंकि इन पर बर्डन पड़ जाता कि इनको फ्री इट वाज अनलेस इट वाज फ्री टू डिसाइड द ऑर्डर द टाइम द प्लेस एंड द मॉडलिंग ऑफ फीलिंग दम, यानी कि नए स्टेट को आने से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी इनको इम्प्लीमेंट करने से। इतना ध्यान रख लो, काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता फिर उन पर, और हो सकता था कि वो पूरे मतलब बेकार हो जाए स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे इस वजह से उन्होंने एक प्रैग्मेटिक व्यू दिया
और रिफ्रेन करा इन प्रिंसिपल को दांत देने से, यानी कि इनके दांत नहीं है बस काटने के लिए, बाकी सब है। और ये बिलीव करते हैं कि मोर इन वेकेंट पब्लिक ओपिनियन रेदर देन इन कोर्ट प्रोसीजर एज अल्टीमेट सैंक्शन ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी कि जितना ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस होगी इन राइट्स को लेके उतना ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट होंगे एक तरीके से, भले से इनको एक तरीके से अल्टीमेट सेक्शन नहीं है कोर्ट वगैरह की, बट पीपल ने अगर इनको जागरूकता के साथ जान लिया, ये सारी चीज़ें कर लिया, तो उसको कोई वैसे भी ज़रूरत नहीं है मतलब इसको सैंक्शन कराने के लिए, क्योंकि पब्लिक में जागरूकता है तो फिर तो आपको करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। क्रिटिसिज्म क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, बेसिकली अगर देखा जाए तो कि इसमें ऑब्वियसली बात है कि कोई भी एक नो लीगल फोर्स, यानी कि लीगल फोर्स नहीं है, ये एक तरीके से एक चेक है। मतलब किसके द्वारा बोला गया था, केटी शाह के द्वारा, कि ये पीसीएस सुपरफ्लुइलिटीज है और ये चेक है बैंक का, जिसमें पेबल ओनली है जिस टाइम पे रिसोर्सेज होंगे बैंक के पास, व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट, मतलब जिस टाइम पे बैंक के रिसोर्सेज परमिट करें उनको, वो उस टाइम ही पेएबल होगा, ऐसा बोला गया उनके। नसरुद्दीन बोलते हैं कि नो बेटर देन न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन विच आर ब्रोकन ऑन द 2 जनवरी। ओके, वही है कि जो रिजोल्यूशन ले लिया 1 जनवरी में और 2 जनवरी में उसको तोड़ दो, उस तरीके से काफ़ी लोगों ने इस तरीके से ऐसे अलग अलग चीज़ें बोली। टीटी कृष्णामचारी ने बोला कि जो डायरेक्टिव है एक ये वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट है, ठीक। और केसी बोलते हैं इनको कि ये मैनिफेस्टो का एम है एंड एस्पिरेशन है, और इनको एज अ मॉरल होमिली सर्व करना चाहिए। आइवर जेनिंग्स बोलते हैं कि ये पीएस एस्पिरेशन है, इलॉजिकली अरेंज्ड है, ऐसा बोलते हैं कि जो मतलब लॉजिकली अरेंज्ड नहीं है। एंड श्रीनिवासन बोलते हैं कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं वो प्रॉपरली क्लासिफाइड नहीं है और नॉट लॉजिकली अरेंज्ड, मतलब मिक्सअप आपको देखने को मिल जाएगा रिलेटिवली, जो कि अनइम्पोर्टेंट इशूज़ भी हैं, मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चन है, ये कंबाइन करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ। तो आइवर इनिंग्स भी बोलते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक। कंजर्वेटिव हैं ये, ऐसा बोला जाता है, आइवर इनिंग्स बोलते हैं। ये रिमार्क करते हैं ये जो है घोस्ट है सिडनी बैब एंड पैट्रिक बैब, जो कि स्टॉकिंग थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट। ओके, पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेस करता है फेबियन सोशलिज्म बिना किसी सोशलिज्म के। ये बोलते हैं कि जो डायरेक्टिव्स है वह सूटेबल हैं इंडिया में इन द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, और जो क्वेश्चन है वो सूटेबल, द क्वेश्चन वेदर दे आर, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या सूटेबल है 21st सेंचुरी के लिए, तो ये आंसर भी नहीं हो पाता है, कैन नॉट बी आंसर्ड, बट ये क्वाइट प्रोबेबल है कि ये भी, बट इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल दैट दे विल बी एंटायरली आउटमोडेड। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है कि संथानाम जो है कि वो पॉइंट आउट करते हैं कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं वो लेड करते हैं क्या, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट सेंटर एंड स्टेट के बीच में, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में भी, और गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के बीच में, क्योंकि जो सेंटर है वो डायरेक्शन देगा स्टेट्स को इनके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग प्रिंसिपल को, और जिस समय पर वो इन सब चीज़ों को मना कर दें अगर इम्प्लीमेंट करने से या डिसमिस कर दें, ठीक, मतलब मानने से, तो वो डिसमिस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। सिमिलरली जिस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बिल लेके आए और वो पास कर दिया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, और क्या पता वो प्रेसिडेंट जो है वो रिजेक्ट कर दे बिल को, कि ये प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, इसके अंदर नहीं है, तो मिनिस्ट्री के पास कोई राइट नहीं है कि वो इग्नोर करें इनको। और सेम जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकती है गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के बीच में स्टेट लेवल पे, ठीक। तो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट है डीपीएसपी में। यूटिलिटी क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, यानी कि जितने भी ये ऊपर हमारा क्रिटिसिज्म था या जितने भी शॉर्ट कमिंग्स थे उनको छोड़ दिया जाए, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं आर नॉट एन अननेसेसरी अपेंडिक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही बेकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेल्फ डिक्लेयर करते हैं कि फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए हमारी कंट्री के। जो एल.एम. सिंह भी है जो कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड डिप्लोमेट, तो उन्होंने बोला कि जो डायरेक्टिव्स हैं वो लाइफ लॉन्ग गिविंग प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक स्टफ कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इसकी फिलोसफी एक सोशल जस्टिस की। एम.सी. चावला जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के, वो ये बोलते थे कि इफ़ अगर ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो फुल्ली कैरिड आउट हो जाएं, तो जो हमारी कंट्री है वो एक हेवन होगी, अर्थ पे ही एक स्वर्ग होगा, ठीक।
इंडिया वुड देन बी नॉट ओनली डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल सेंस बट एक वेलफेयर स्टेट भी देखा जाता है आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं कि जो डायरेक्टिव्स हैं वो एक ग्रेट वैल्यू के हैं बिकॉज ये ले डाउन करते हैं गोल इंडियन पॉलिटिका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लेकर और ये डिस्टिंग्विश करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। ग्रेवन ऑस्टिन ये बताते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका एम है कि सोशल रिवॉल्यूशन और फोस्टर करना रिवॉल्यूशन इस्टेब्लिश करके कंडीशन जो कि नेसेसरी हैं इसको अचीवमेंट के लिए। सर बी एन राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को विजिट करते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो इंटेंट है एज अ मोरल परसेप्ट फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट दे हैव एटलीस्ट एन एजुकेटिव वैल्यू अकॉर्डिंग टू एम सी स्टेलवर्ड के जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे भारत के। तो बोलते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं ऑल्थो कॉन्फर्म मतलब कि कोई भी ऐसा अगर मान लेते कि नो कोई भी लीगल राइट नहीं है लेकिन ये क्रिएट नॉन लीगल रेमेडीज आर सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। लेकिन ये फिर भी यूजफुल है हमारे अलग तरीक़ों में जस्ट लाइक ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, जनरल रिकमेंडेशन अथॉरिटीज़ के लिए इंडियन यूनियन में और ये रिमाइंड करते हैं बेसिक प्रिंसिपल का एक न्यू सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम है इसको बिल्ड करने सर्व करते हैं यूजफुल बीकन लाइट कोर्ट के लिए और ये हेल्प करते हैं कोर्ट को एक्सरसाइज करने में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और पावर डिटरमाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी एक लॉ की उसको भी हेल्प करते हैं कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को बताने के लिए किसी भी कानून की। और ये फॉर्म करते हैं डोमिनेटिंग बैकग्राउंड स्टेट के एक्शन के लिए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और गाइड करते हैं कोर्ट्स को कुछ रेस्पेक्ट में एम्पलीफाई करते हैं प्रीएम्बल को जो कि सोलमनी रिजॉल्व करता है सिक्योर करता है सिटीजन्स को एक इंडियन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाली चीज़। डायरेक्टिव्स प्ले करते हैं कुछ अदर रोल भी जैसे फैसिलिटेट करते हैं स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर में इंस्पाइट इन द चेंजेस ऑफ द पार्टी इन पावर। ये सप्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट के। ठीक, और हालांकि ये जो वैक्यूम फिल करा गया पार्ट 3 के द्वारा तो ये उसको क्या करते हैं उसको फुलफिल करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट प्रोवाइड करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक क्रिएट करती है फेवरेबल एटमॉस्फेयर जितने भी फुल एंड प्रॉपर एन्जॉयमेंट करा जाए फंडामेंटल राइट का सिटीजन्स के द्वारा। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का बिना किसी एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के कोई भी मतलब नहीं है। ये इनेबल करते हैं अपोजिशन को कि वो एक्सरसाइज करें इन्फ्लुएंस करें कंट्रोल गवर्नमेंट का ऑपरेशन। अपोजिशन जो कि ब्लेम कर सकते हैं रूलिंग पार्टी को इन ग्राउंड्स पे और इनकी एक्टिविटीज़ को लेके जो कि ये डायरेक्टिव इसके अंदर है डीपीएसपी में। ये सर्व करते हैं क्रूशियल टेस्ट परफॉर्मेंस गवर्नमेंट के लिए और जो पीपल हैं कि वो एग्जामाइन कर सकते हैं पॉलिसीज़ को प्रोग्राम को गवर्नमेंट के इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और ये सर्व करते हैं एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो एक रूलिंग पार्टी के लिए रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर उसको साइड में रख दिया जाए तो ये एक रूलिंग पार्टी के लिए भी एक कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो लाते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं उनके प्रिंसिपल जो भी गाइड करेंगे इनको। ठीक है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स वगैरह के लिए। कॉन्फ्लिक्ट होती है कि कौन बड़े हैं फंडामेंटल राइट बड़े हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बड़े हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो जस्टिसेबिलिटी फंडामेंटल राइट की है और नॉन जस्टिसेबिलिटी है डीपीएसपी की। ठीक, जो नॉन जस्टिसेबिलिटी है डीपीएसपी की। ठीक, बट ऑन द वन हैंड जो मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट की इम्प्लीमेंट करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आर्टिकल 37 में वो है। ठीक, हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो चंपाकम दोराई राजन केस हुआ था 1951 में सुप्रीम कोर्ट रूल करता है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिस टाइम पे हो जाए फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में तो जो फॉर्मर वुड प्रिवेल यानी कि फॉर्मर वुड प्रिवेल इन द सेंस कि डिक्लेयर करता है कि जो डीपीएसपी है हैव टू कंफर्म एंड उनको एज अ सब्सिडरी रन करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट के। ठीक है, मतलब ये सब्सिडरी है जो डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट के। और ये चीज़ और बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट है उनको अमेंड करा जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा एक कनेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। और जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट है उसने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आई 1951 में, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1959, 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964। इसके थ्रू इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी अमेंडमेंट भी करे गए थे।
लेकिन जब अब सिचुएशन है वो काफ़ी सारे चेंज हो जाते हैं 1967 में, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है गोलकनाथ केस में 1967 में। इसमें क्या बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल करता है जो पार्लियामेंट जो है वो नहीं ले सकती है और ना ही फंडामेंटल राइट को छीन सकती है, जो कि सैंक्रोसेंट है नेचर में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कराया जा सकता है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर पार्लियामेंट रिएक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे, ठीक है। गोलकनाथ केस में जो आया था वो इनेक्ट कर देती है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है वो डिक्लेयर करता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो एब्रीज कर सकता है और ले सकता है फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करके। और जो 25th अमेंडमेंट एक्ट है वो इंसर्ट कर देता है एक न्यू आर्टिकल 31C, जिसके अंदर में दो प्रोविजंस हैं कि मतलब जो भी हम ऊपर पढ़ के आए कि अगर आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब इम्प्लीमेंट करा जाता है तो उनको नल एंड वॉइड नहीं करार दिया जा सकता फंडामेंटल राइट का हवाला देकर आर्टिकल 14 एंड 19 का। और ये बोलता है कि और जो जुडिशियल रिव्यू वाला जो पार्ट है एक तरीके से वो नहीं हो सकता किसी भी एक्ट का। लेकिन क्या होता है कि 1973 में केशवानंद भारती केस आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले वाले प्रोविज़न को चलने देता है, लेकिन सेकंड वाला तो उसके अंडर में आ जाता है, इसको नल एंड वॉइड करार दे देता है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि जो बेसिक जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अगर देखा जाए तो ये जो है वो नेगेटिव बताया जाता है। ये नेगेटिव है क्योंकि प्रोवाइड करते हैं स्टेट को कुछ चीज़ें करने से, और ये पॉजिटिव है क्योंकि ये स्टेट को करनी पड़ती हैं। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ये जस्टिसिएबल है, लीगली एनफोर्सेबल है कोर्ट के द्वारा। अगर वायलेशन होता है तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। अगर वायलेशन होता है तो इनका एम एस्टेब्लिश करना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कंट्री में, इनका एम एस्टेब्लिश करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर में। इनका क्या है लीगल सैंक्शन है, बट इनका मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन है। ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर इंडिविजुअल का, और ये पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ को प्रमोट करते हैं। ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर कम्युनिटी का, जिसकी वजह से सोसाइटेरियन है और सोशलिस्ट है। इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी एक लेजिस्लेशन की इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स होते हैं। लेकिन अगर इनको देखा जाए तो इनको रिक्वायरमेंट पड़ती है लेजिस्लेशन के लिए, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स नहीं है। ये जो कोर्ट है वो बाउंड है कि वो डिक्लेयर करे एक लॉ को वायलेटिव इफ़ अगर फंडामेंटल राइट के प्रावधान को वो क्या करता है, वायलेशन करता है, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड करार दे देते हैं। लेकिन कोर्ट जो है किसी भी कानून को इस तरीके से एक वायलेटिव नहीं बोल सकता है इफ़ अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इस तरीके से हनन वगैरह करते हैं तो, ठीक। बाद में देखते हैं इसमें मतलब केशवानंद भारती केस वाले के बाद में क्या होता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेके आते हैं। ये एक्सटेंड कर देते हैं स्कोप, जो फर्स्ट प्रोविज़न है आर्टिकल 31C का इंक्लूड करके प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट मेरली दीज स्पेसिफाइड इन 39B एंड C। ओके, मतलब सिर्फ उसका स्कोप में ये नहीं है कि आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही चीज़ें वैलिड होंगी, मतलब इन द सेंस कि जस्ट लाइक कि आर्टिकल 39B और C को ही अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आर्टिकल 31C जो है वो उन्हीं को ही क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा भी अगर कोई इस तरीके से हम चीज़ें लेके आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एक तरीके से जो कि स्पेसिफाइड नहीं है इनमें आर्टिकल 39B और C में, तो तब भी उनको क्या नहीं करा जा सकता, चैलेंज नहीं करा जा सकता या नल एंड वॉइड नहीं करा दिया जा सकता आर्टिकल 14 एंड 19 का हवाला देके, ठीक। तो मतलब ये वाइड कर देते हैं अपने स्कोप को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, दूसरे शब्दों में बोला जाए तो जो 42nd अमेंडमेंट है वो कोड कर देता है पोजीशन लीगल प्राइमेसी की एंड सुप्रीमेसी डीपीएसपी की ओवर द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19 एंड 31। इनके ऊपर मतलब सुप्रीमेसी आ जाती है डीपीएसपी की कुल मिला के 14, 19 एंड 31 आर्टिकल के ऊपर। और जो एक्सटेंशन है हाउवर ये जो एक्सटेंशन है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड करार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिनर्वा मिल केस में 1980 में। इसका मतलब क्या है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अगर एक बार बन गया है, मतलब वर वंस अगेन मेड सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट,
वो दोबारा से क्या कर देता है, एक बार फिर से डीपीएसपी को सबऑर्डिनेट बना देता है फंडामेंटल राइट का। यहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने फंडामेंटल राइट को ऊपर पहुंचा दिया था डीपीएसपी के, खासकर 49, 19 और 31 के। बाद में क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट है जो कि कन्वर्ट करे गए आर्टिकल 14 एंड 19 में, उनको एक्सेप्ट कर दिया जाता है टीपीएसपी का सबऑर्डिनेट, जो कि स्पेसिफाइड आर्टिकल 39 बी एंड सी में। यानी कि आप स्पेशल प्रोविजन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको नहीं चैलेंज करा जाएगा आर्टिकल 14 और 19 का हवाला देके। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये जो दो आर्टिकल हैं ये इन्फीरियर हो जाते हैं डीपीएसपी से, और बाद में जो आर्टिकल 31 है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, उसको एबोलिश कर दिया जाता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का इस्तेमाल करके। मिनर्वा मिल केस जो 1980 का, और सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फाउंडेड है बेडरॉक पे, बैलेंस के किसकी, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के, इनको एक साथ लाना एंड दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ये दोनों एक साथ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक कमिटमेंट, एक सोशल रिवोल्यूशन की। ये एक तरीके से व्हील है एक गाड़ी के, मतलब ऐसा नहीं है कि एक छोटा है तो एक बड़ा है, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये एक एब्सोल्यूट प्राइमेसी है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि इनको साथ ही में चलना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक। तो इसी वजह से अगर आप देखें तो प्रेजेंट पोजीशन के जो फंडामेंटल राइट है वो एंजॉय करते हैं सुप्रीमेसी डीपीएसपी के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डीपीएसपी है उनको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा सकता। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, एंड द अमेंडमेंट डज नॉट डैमेज द और डेस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल वगैरह पढ़ के फंडामेंटल ड्यूटी से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो आप मेरी अदर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। मैं PD 365 भी कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम भी चल रहा है, CSET में कोर्स कंप्लीट कर दिया हूँ, और लूसेंट चल रही है, ज्योग्राफी JC ल्यूम की चल रही है, इकोनॉमिक्स रमेश सिंह से चल रही है। तो आप पूरा कोर्स ही एक तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं, और प्लस जिनका 2025 वाले प्रीलिम्स है उनके लिए तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि वो रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।